राजस्थान की धरती पर जहाँ इतिहास के किस्से हवा में घूमते हैं, एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से लोगों को खौफ में डाले हुए है। ये कहानी एक ऐसे भेड़िए की है जो चांद की रोशनी में अपना असली रूप धारण कर निर्दोषों को अपना शिकार बनाता है। कहानी शुरू होती है जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान में बसे मलावर गांव से। गांव के बुजुर्गों की मान्यता के अनुसार पूर्णिमा की रात को जब चांद रेत के टीलों पर अपना जादू बिखेरता है तो अंधेरी पहाड़ियों से एक दहाड़ गूंजती है। यही दहाड़ मानवी भेड़िए की होती है, जिसे स्थानीय लोग रक्तबीज कहते हैं। गांव वालों के मुताबिक कई साल पहले गांव के राजा ने जंगल के रक्षक देवता का अपमान किया था। इससे नाराज होकर देवता ने राजा को श्राप दिया कि हर पूर्णिमा की रात वह भेड़िया बन जाएगा और ग्रामीणों को अपना शिकार बनाएगा। राजा की मौत के बाद भी यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। राजवंश के किसी भी एक वंशज को यह श्राप लगता रहा। से यह हकीकत या अंधविश्वास बना रहा। पर जब राजा का युवा बेटा वीर गांव का मुखिया बना तो रहस्य और भय ने एक नया रूप लिया। पूर्णिमा की रातें नजदीक आते ही गांव में दहशत का साया छा जाता। पशु गायब हो जाते, चीखें सुनाई देती और सुबह को खून से सने निशान मिलते। गांव वाले ये सब वीर पर ही शक करते, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा शांत और न्यायप्रिय रहता। वीर अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से दुखी था, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं था कि वह निर्दोष है। वह खुद को साबित करने और गांव को बचाने की ठान लेता है। उसने गांव के बुजुर्ग ज्ञानी बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे बताया कि श्राप को तोड़ने का एक उपाय है, लेकिन वो बेहद जोखिम भरा है। पूर्णिमा की रात को उसे भेड़िए से लड़ना होगा और उसे देवता की मूर्ति के सामने लाना होगा, तभी श्राप टूट सकेगा। वीर ने यह खतरनाक चुनौती स्वीकार कर ली। अगली पूर्णिमा की रात जैसे ही चांद ने अपनी चांदी जैसा रूप दिखाया, वीर जंगल की ओर अकेला चला गया। अंधेरे में उसकी रीढ़ की हड्डियों में सिमरन दौड़ गई, पर वो हिम्मत नहीं आ रहा। तभी अचानक से दहाड़ ने जंगल को चीर दिया। एक विशाल मानव भेड़िया वीर के सामने आकर खड़ा हुआ। वो लड़ाई खौफनाक थी, इंसान और जानवर के बीच की लड़ाई। वीर घायल हुआ, लहूलुहान हो गया, पर हार नहीं माना। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इंसानी भेड़ियों को बेहोश कर दिया और उसे गांव की तरफ घसीट लाया। गांव में ग्रामीण हथियार लेकर खड़े थे। वीर को देखकर उनकी आंखों में गुस्सा था, पर जब उन्होंने बेहोश मानवीय भेड़ियों को देखा तो हैरान रह गए। बाबा ने मंत्रोच्चारण किया और मानवीय भेड़ियों को देवता की मूर्ति के सामने लिटा दिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, तेज रोशनी से मानवीय भेड़िए का रूप गायब हो गया। जमीन पर बेहोश वीर ही लेटा था। जब वीर होश में आया तो उसने खुद को गांव वालों से घिरा पाया। उनके चेहरे पर अब गुस्से के बदले राहत और आभार को देखकर वीर चौंक गया। बाबा ने सारी कहानी बताई। गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने वीर पर बेबुनियाद शक किया था। वीर को गांव का असली हीरो माना गया, लेकिन रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं पाया था। सवाल बना था कि असली मानवीय भेड़िया कौन था। क्या वह वाकई कोई राजवंश का वंशज था या कोई और। कुछ हफ्तों बाद एक रहस्यमय साधु गांव आया। उसने दावा किया कि वो उस रात जंगल में मौजूद था। उसकी बातों से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। असली वेयरफूल कोई और नहीं बल्कि बाबा स्वयं थे। उसने राजा को श्राप का फायदा उठाकर सालों से खुद को निर्दोष साधु बनाए रखा। वीर को फंसाकर वो अपनी सच्चाई छिपाना चाहता था। सबूत सामने आते ही बाबा ने अपराध कबूल लिया, लेकिन उसने यह भी बताया कि उसने गांव को बचाने के लिए ही मानवीय भेड़िया का रूप धारण किया था और वह जानवरों को शिकार किया करता था। असली शिकारी कोई और था जो ग्रामीणों को खौफ में डालना चाहता था। वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी गांव का सरपंच था, जो मलावर गांव पर कब्जा करना चाहता था। सच्चाई जानकर वीर दुखी हुआ। बाबा को उसके अपराधों की सज़ा मिली। सरपंच को भी पकड़ लिया गया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन वीर के दिल में अभी सवाल उठते रहे। राजवंश का श्राप सच था या नहीं, वीर को इसका जवाब कभी नहीं मिला। हालांकि पूर्णिमा की रातें अब गांव वालों को थोड़ा डराती है। दूर से जंगल की तरफ देखते हुए वो सोचते हैं, कभी कभी गांव में एक लुप्त छाया सी नज़र आती है, मानो कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हो। शायद ये सिर्फ उनके मन का भ्रम है, या शायद कभी कभी पुरानी कहानियाँ जिंदा उठती हैं। कुछ सालों बाद
मला और गांव शांति से पनपता रहा। वीर गांव का बुजुर्ग मुखिया बन गया था और पूर्णिमा की रातें अब खौफनाक नहीं रही, लेकिन रहस्य पूरी तरह दफन नहीं हुआ था। कई सवाल जवाब मांगते रह गए। कुछ सवाल हैं, बाबा का असली मकसद क्या थे? क्या बाबा सचमुच ग्रामीणों को बचाना चाहता था या उसका कोई और ही मकसद था? शायद वह श्राप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था या फिर राजवंश के किसी वंशज को बचाना चाहता था। लेकिन क्या कोई राजवंश का कोई वंशज इंसानी भेड़िया बना था? सवाल नंबर 2, छायादार आकृति। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि पूर्णिमा की रातों को जंगल में एक छायादार आकृति देखते हैं। क्या यह वही भ्रम था या फिर कोई असली खतरा वापस आ गया था? तीसरा सवाल, श्राप का रहस्य। राजवंश पर लगा श्राप कितना सच था? क्या वह देवताओं का गुस्सा था या किसी और की चाल थी? क्या श्राप टूटा भी था या फिर किसी अज्ञात रूप में वह भी मौजूद था? सवाल नंबर 4, साधु की कहानी। रहस्य में साधु कहाँ से आया था और उसकी बातें कितनी सच थी? क्या वह कोई छिपा हुआ दुश्मन था या फिर किसी और खेल का मोड़ा? सवाल नंबर 5, खोई हुई डायरी। गांव के पुराने रिकॉर्ड में राजा की एक खोई हुई डायरी का जिक्र मिलता है। इस डायरी में श्राप के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। उसकी उत्पत्ति और उसके तोड़ने का तरीका भी लिखा हो सकता है। क्या यह डायरी मिल पाएगी और इसमें छिपे हुए रहस्यों का उजागर कर पाएगी? उसी डायरी की तलाश में एक युवा पूर्णिमा की रात को जंगल की ओर गया। वहाँ उसे क्या मिला? क्या जंगल में वाकई कोई खतरा था? यही सवाल इस कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। लेकिन चांद की छाया में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, वह अभी 50 साल बाद। मलावर गांव में चांद की रोशनी फैली हुई थी, मगर अब माहौल अलग था। 50 साल बीत चुके थे और वीर की बहादुरी के कारनामे सुनाए जाते थे। गांव अब पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल था, लेकिन बुजुर्गों की कहानियों में पुरानी दहशत कभी कभी जागती थी। इंसानी भेड़िए की दंत कथाएँ अब भी रातों को सुनाई जाती थी, बच्चों को डराने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को याद रखने के लिए। वीर अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका पोता जयंत गांव का मुखिया था। जयंत एक पढ़ा लिखा युवक था, पर दादा की कहानियों से उसे बेहद लगाव था। उसे हमेशा ये रहस्य सताते थे, असली इंसानी भेड़िया कौन था? श्राप सच था या सिर्फ कहानी? जंगल में छायादार आकृति क्यों दिखाई देती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए जयंत एक दिन पूर्णिमा की रात में जंगल की तरफ गया। वहीं पर उसको एक पुरानी गुफा मिलती है। गुफा के अंदर जाने पर वह मसाल जलाता है और दीवारों पर चित्र देखता है। देखकर वह चौंक जाता है। यह चित्र किसी इंसानी भेड़िए के हमले के और एक अजीब से निशान के थे। यह प्रतीक कैसा था यह किसी को नहीं पता। तभी गुफा में गहराई से रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। जयंत आगे बढ़ा और एक कक्ष में पहुंचा। वह एक पत्थर के बक्से में एक पुरानी चर्म पत्री थी। उस पर लिखा था, जब चांद लाल होगा और प्रतीक जागेगा तो सच्चाई सामने आएगी। अगली पूर्णिमा की रात कुछ खास थी। चांद का रंग लाल था, मानो खून से रंगा हो। गांव में दहशत फैल गई, लेकिन जयंत को याद आया चर्म पत्री पर लिखे शब्द। वो जंगल की ओर दौड़ा, गुफा में पहुंचा और दीवार पर प्रतीक को छुआ। अचानक जमीन हिली और एक गुप्त मार्ग खुल गया। जयंत उस मार्ग में उतर गया। अंधेरे में चलते हुए उसे एक कमरे में रोशनी दिखाई दी। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, उसकी आंखें लाल। जयंत ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं वीर का बड़ा भाई हूँ। मुझे ही श्राप मिला था, लेकिन मैंने उसे छुपा लिया। बाबा ने सच बताया, लेकिन उसने मेरी रक्षा की। असली खतरा पड़ोसी गांव का सरपंच नहीं बल्कि कोई और था, जो आज भी जीवित है और वापस आने वाला है। बूढ़े ने जयंत को सब कुछ बताया, श्राप का असली कारण, खतरे की प्रकृति और उसे रोकने का उपाय। जयंत यह जानकर हिल गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बूढ़े से मदद ली और गांव को बचाने की तैयारी की। वह बूढ़ा आदमी बहुत समय से गुमनाम जयंत का चाचा रविंद्र था। उसने आने वाले खतरे के बारे में जयंत को अवगत कराया। इधर लाल चंद्रमा ऐसा लाल था जैसे बहुत ही अशुभ होने वाला हो। उसने अपनी अशुभ चमक से पृथ्वी को नहलाया हुआ था और अंधेरा भी ऐसा लग रहा था जैसे आपस में फुसफुसाहट कर रहा हो। चाचा रविंद्र के गुण निर्देश और जयंत के दृढ़ संकल्प से गांव में एक अस्थायी सेना का निर्माण किया गया।
गांव में जितने भी हथियार थे उनको इकट्ठा किया गया और एक रेड टैक्स सेना का निर्माण किया गया, एक ऐसे अज्ञात दुश्मन के खिलाफ जिसकी शक्ति के बारे में उनको अंदाज़ा भी नहीं था। जंगल की गहराई से एक दहाड़ गूंजी जिसने जंगल का तनाव तोड़ दिया। पेड़ लहराए और एक छायादार आकृति सबके सामने दिखाई दी, जिसकी आंखें एक लाल अप्राकृतिक रोशनी से भरी हुई थी। यह कोई पारंपरिक इंसानी भेड़िया नहीं था, बल्कि कुछ और ही था, कुछ ऐसा राक्षस जो सबको ख़त्म करने के लिए या सबको निगलने के लिए गांव की तरफ बढ़ रहा था। अंदर युद्ध छिड़ गया था। पूरे ग्रामीण एकत्रित होकर उस जीव के खिलाफ पूरे जोश और होश के साथ लड़ रहे थे। तभी जयंत के चाचा रविंद्र ने कुछ महसूस किया और जयंत से कहा कि इस जानवर को बल से हराना मुश्किल है। इसको हराने के लिए हमें सच्चाई को उजागर करना होगा। वह शिलालेख को याद करता है और उस पर लिखी हुई बात को दोहराता है। जब चांद लाल होता है और प्रतीक जागता है तो सच्चाई सामने आती है। जैसे जैसे चांद अपने चरम पर पहुंच गया, गांव के द्वार पर उकेरे गए प्रतीक एक लाल भयानक रोशनी से चमकने लगा। जयंत ये सब कुछ समझ चुका था। जैसे ही चांद की रोशनी उस शिलालेख पर पड़ती है, उसमें एक मंत्र दिखाई देता है। जयंत उस मंत्र को खुद भी पढ़ता है और गांव वालों से भी बोलता है कि आप भी इस मंत्र को पढ़िए। उस मंत्र को पढ़ने से एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जिससे वह भेड़िया जलकर मर जाता है और गांव वाले उस भेड़िए से आज़ाद हो जाते हैं। लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन रहस्य अभी भी बना रहा। क्या श्राप राजवंश के किसी भी वंशज के ऊपर था या नहीं? यह कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, यह इसका पहला ही पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट भी जल्द आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है और आप अगर इसका दूसरा पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।